हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम यहां पर अगर बात करें तो हमारी जो है यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो है दोस्तों भारत की नदियाँ, ठीक है। और भारत की नदियों में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। तो यानी हम लोग का अगर आप बात करें इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की नदियां वाला टॉपिक चल रहा है। उसके अंतर्गत जो नदी तंत्र चल रहा है वो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में एक डायग्राम बनवाया था। जैसे कि अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम लोग क्लास कर रहे थे, ठीक है। अभी हम इसको शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। जैसे जो कोई नए हैं, अगर जो मेरी चैनल पहली बार हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मेरी यहाँ से जैसे कि लगभग 34, 35, 36 क्लासेस इससे पहले हो चुकी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है या मेरा निवेदन मान लीजिए ये कि आपको वो पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि ये जो क्लास है ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल, हर पेपर के लिए, आप चाहे यूपी पीसीएस का पेपर दे रहे हो या चाहे यूपीएससी का प्री दे रहे हो या मेंस दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इस क्लास को देखेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ किस लेवल का चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कराऊंगा। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में मैंने कहा है कि जब तक इंडियन ज्योग्राफी पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक दूसरा कोई टॉपिक मैं लेकर नहीं आऊँगा, ठीक है। इसकी लगभग मुझे 70-80 क्लासेस लूँगा और इतना डिटेल से मेंस तक का डिटेल में करा रहा हूँ, इसीलिए हर चीज़ को खुद से डायग्राम बनाता हूँ, खुद लिखवाता हूँ और आपको साथ साथ मेरे साथ नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। तो ये काम आप कर लीजिएगा। जो पीछे क्लासेस हैं एक एक क्लास आप देख लीजिएगा, बहुत आराम से देखिएगा और मैंने बहुत आराम से समझाया उसमें, ठीक है। दूसरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप है 8840486309। दोस्तों मैंने एक ग्रुप बना रखा है जिसमें क्या होता है, जैसे कल संडे, तो कल संडे को एक टेस्ट होगा जो अभी हम लोग पीछे पढ़ कर आए हैं, उसका एमसीक्यू टेस्ट होगा। वो क्या होगा, इस ग्रुप पे मैं क्वेश्चन सॉल्व भेज देता हूं, उस पर लोग क्या करते हैं, सॉल्व करके आंसर मुझे भेजते हैं। तो जो भी नए हैं वो दोस्तों इस ग्रुप में मतलब ग्रुप में जुड़ने के लिए मेरे पे क्या करेंगे, इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देंगे कि सर मैं आपकी वीडियो देखता हूं, मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वहां पर ये सारी और कुछ जैसे पीडीएफ देनी होती है तो मैं इसी ग्रुप पे देता हूं, तो आप लोग वहां से आके जुड़ जाएंगे तो आपका ये बेनिफिट होगा, ठीक है। बाकी आप लोग एकदम निश्चिंत होकर मेरे साथ पढ़ें, क्योंकि मैं आपको एक चीज की गारंटी दे रहा हूं कि एक बार जब आप ज्योग्राफी पढ़कर यहां से जाएंगे तो आप ज्योग्राफी में किसी से पीछे नहीं होंगे, ये मैं आपका दावा करता हूं, ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक को अब शुरू करते हैं। हम देखिए बात हम कर रहे थे, अगर बात करें तो हम लोग कल पढ़ रहे थे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का कल हमने डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बताया, इसीलिए कल 40 मिनट में मैंने आपको सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां कहाँ कैसे निकलती सारी कुछ मैंने बताया, ठीक है। आज हम लोग लिखने वाला काम करेंगे, बट उससे पहले मैं कल का आपको थोड़ा सा रिविजन करा देता हूँ। देखो मैंने बताया था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और वहां से निकलने के बाद कहाँ हम बात करेंगे, जब भारत प्रवेश करती है तो भारत में दिहांग घाट के रास्ते इस तरीके से प्रवेश करती है और ऐसे करके इस तरीके से प्रवाहित होते हुए ये क्या करती है दोस्तों, आके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। ये है सॉरी अरब सागर में बंगाली खाड़ी में, सॉरी ठीक है, बंगाली खाड़ी में, पहले मैंने सही बोला था, बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है, ठीक है। मैंने कल इसको बताया, डायग्राम बनवाया था। और ये कहाँ से आती है, भारत में प्रवेश करती है दिहांग घाट से। मैं जल्दी से इस रफ एक डायग्राम बना देता हूँ, कल तो मैंने आपको बहुत आराम से करवाया था, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। फिर मैंने बताया इसकी कुछ सहायक नदियाँ, जैसे कि मैंने बताया ये जब अरुणाचल प्रदेश में होती तब इसको दिहांग नाम होता है इसका, ठीक है। यहीं से एक नदी इसके आसपास से निकलती जो असम में आकर इससे मिल जाती है, जिसका नाम है दिबांग। क्या नाम है दोस्तों, तो दिबांग नदी, ठीक है। जब ये नदी इससे मिल जाती है इसके बाद ये इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इसके बाद यहीं पर एक नदी इससे आके मिलती है जिसका नाम है लोहित। क्या नाम है दोस्तों, लोहित। इसके बाद इसकी एक और नदी इससे आके मिलती है जिसका नाम बूढ़ी दिहिंग। मैंने कल आपको ये सारी कुछ करा दिया है, आज मैं जल्दी रिवीजन कराता हूँ, सिर्फ बता देता हूँ, ठीक है। बूढ़ी दिहिंग के बाद यहाँ पर एक नदी आके, सॉरी यहाँ से नहीं, थोड़ा सा पास में इसके आके यहाँ पर आके एक दिसांग करके नदी है, दिसांग नदी इससे आकर मिलती है। ये सारी हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, बाएं तट की। फिर इसके बाद यहाँ पर एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है धनश्री, ठीक है। धनश्री के बाद एक नदी का नाम है कपिली। क्या नाम है, कपिली, ठीक है। ये हो गई इसकी बाएं तट की कुछ महत्वपूर्ण
सहायक नदियां। ठीक है, अब हम बात करेंगे दाएं तट की। दोस्तों अगर हम दाएं तट की बात करें तो देखिए यहां से अरुणाचल प्रदेश नदी एक नदी निकलती है, इसका नाम है सियोम, इसको मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा। ठीक है, सियोम। फिर इसके बाद यहां पर दिसांग के बाद एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है दोस्तों सुबनसिरी। कौन सी नदी? सुबनसिरी, सुबनसिरी। ठीक है, यहां पर एक नदी इसमें भरेली, भारेली, भारेली के बाद दोस्तों कामेंग, कामेंग। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है मानस। ठीक है, इसके बाद इधर से आकर एक नदी मिलती है सनकोस, सनकोस। ठीक है, फिर इधर से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है तिस्ता। तो ये कुछ जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। मैंने बताया था कि ये सारी जो इतनी नदियां हैं ये आके ये भारत से निकलती है और भारत में ही ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। मगर ये दो नदियां, जैसे ये सनकोस है, ये भूटान और भारत के बॉर्डर से निकलती है और जाके ये कहां पर बांग्लादेश में जाकर ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है, जहां उसका नाम ब्रह्मपुत्र का क्या नाम होता है? जमुना। ठीक है, मैंने कल बताया सारी चीजें। तिस्ता कहां से निकलती है दोस्तों? सिक्किम से निकलती है और जाके बांग्लादेश में जाके क्या है ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारी कल मैंने, देखो मैं आज इसको सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं तो इसलिए मैं जल्दी से इसको करा दिया। कल मैंने इस पर लगभग 37 मिनट की खाली इस पर क्लास ली है। इसको समझाने के लिए मैंने इस पर 2 डायग्राम बनाए थे, एक मैंने आज नहीं बनवाया है। कल मैंने इसको 2 डायग्राम में बांटा था, एक वहां से जहां से ओरिजिन होता है मानसरोवर झील से लेकर दिहांगार तक का, और दूसरा फिर दिहांगार से लेकर ये वाला डायग्राम कल मैंने, और कल मैंने हर चीज को बहुत बारीकी से समझाया। तो आपसे निवेदन है, आपसे जो भी क्लास देख रहा है वो कल की क्लास देख लेंगे तो इसके बारे में और आपको डीप कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आज मैं लिखाने वाला काम करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना काम। सॉरी। ठीक है, तो समझ गए, मेरा यही तरीका है, मैं डायग्राम पहले बनवाता हूं फिर इसके बाद में लिखवाता हूं। तो अब इस तरीके से आपको ना तो दाहिने तट की नदियां याद करनी पड़ेगी कि कौन से दाहिने तट की कौन सी बाएं तट की, क्योंकि आपने लिख रखा है उनको बनाया है डायग्राम में। ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे, बट मुझे लग रहा है पानी पीना पड़ेगा मेरा। चलिए अब हम लोग लिखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो जो कल वीडियो जिसने देखी थी, जो पुराने बच्चे हैं वो क्या करेंगे, जहां से आपका खत्म कल डायग्राम के बाद जो जगह बची होगी उसके बाद से आप लिखना पॉइंट शुरू करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट मेरे साथ साथ लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, यह नदी दक्षिणी मानसरोवर के दक्षिणी मानसरोवर पर स्थित आंगसी, ऐसे लिखना, आंगसी ग्लेशियर से, या हिमनद लिख लीजिएगा, या ग्लेशियर, या इसको ऐसे करके हिमनद लिख लीजिएगा, हिमनद से निकलती है। ठीक है, से निकलती है, ये एक पॉइंट हो गया। कल मैंने बताया था कि यह नदी दक्षिणी मानसरोवर पर स्थित आक्सी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इसका अपवाह तंत्र, तीन देशों, नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तीन देशों कौन कौन से हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे। तिब्बत जो कि दोस्तों चीन का अग्रगणित क्षेत्र है, या तो ब्रैकेट में इसको फिर से चीन कर लें। ठीक है, फिर से इसको चीन कर लें। ठीक, फिर कॉमा, तिब्बत के बाद भारत में आती है, फिर इसके बाद कॉमा करके बांग्लादेश में आती है, ब्रैकेट बंद। इसका अपवाह तंत्र 3 देशों में विस्तृत है, 3 देशों में विस्तृत है। ठीक है, यानी 3 देशों से ये में जाती है, तो इसलिए मैंने इसका अपवाह तंत्र 3 देशों में विस्तृत है। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया।
इसका अपवाह तंत्र, जैसे कि मैंने बताया ये कहाँ निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर, यानी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से बहती हुई फिर क्या होती, भारत में आती है, भारत के बाद ये कहाँ जाती है, बांग्लादेश में। ठीक है, तो यहाँ मैंने कल आपको बताया भी था ये सारी चीजें। ठीक, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कल मैंने ना बताया और लिखाऊंगा आज। इसका अधिकतर अगला पॉइंट लिखेंगे, इसका अधिकतर इसका अधिकतर अपवाह तंत्र, अधिकतर अपवाह नहीं, हाँ अधिकतर मार्ग, ठीक है, इसका अधिकतर मार्ग तिब्बत में है, तिब्बत में है, जहां क्या नाम बताया इसका स्थानीय, जहां इसका स्थानीय नाम, जहां इसका क्या नाम है स्थानीय, जहां इसका स्थानीय नाम क्या है, सांगपो। कल मैंने बताया था सांगपो, ठीक है, सांगपो, या मैंने इसी में एक चीज और लिखा था, यारलुंग, ठीक है, इसको यारलुंग भी बोला जाता है। जहां इसका स्थानीय नाम सांगपो है, जिसका अर्थ, इसका क्या अर्थ होता है सांगपो का, मैंने बताया था, जिसका अर्थ होता है डैश करके शुद्ध करने वाला। सांगपो का अर्थ मैंने कल बताया था शुद्ध करने वाला, ठीक है, शुद्ध करने वाला, ये ब्रैकेट में कर लीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिएगा, ये इस तरीके से। तो तीसरा पॉइंट समझेंगे, इसका अधिकतर मार्ग तिब्बत में, क्योंकि ये ज्यादातर विस्तार इसका अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इसका जो एक 3 देशों में सबसे ज्यादा इसका जो अपवाह तंत्र है वो तिब्बत में है, तिब्बत यानी चीन। तो यही मैंने लिखा है, इसका अधिकतर मार्ग तिब्बत में है, जहां इसका स्थानीय नाम, यानी तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, सांगपो या यारलुंग, इसका जहां इसका स्थानीय नाम सांगपो है, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, तो शुद्ध करने वाला, यानी यहां पे उसको बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक, ये 3 पॉइंट लिखेंगे फटाक से, फिर मैं इसको मिटाल के ऊपर लिखूंगा अब, क्योंकि फिर नीचे सारा कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाल देता हूं। ठीक है, लिख लिया होगा, मैं मिटा लूँ अब। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखते जाएंगे। ठीक है, पॉइंट पहले लिखेंगे, फिर मैं इसको समझाऊंगा थोड़ा सा आपको। नमचा बरवा, नामचा लिखेंगे पॉइंट को पहले, फिर मैं समझाऊंगा। नामचा बरवा के निकट नमचा बरवा के निकट ये दक्षिण की ओर मुड़कर, दक्षिण की और मुड़कर दिहांग गार्ज के रास्ते, मुड़कर दिहांग गार्ज को बनाते हुए, दिहांग गार्ज के रास्ते या भारत या अरुणाचल प्रदेश या अरुणाचल यानी भारत का ही तो पार्ट है, या अरुणाचल प्रदेश में क्या लिखना है, नमचा बरवा के निकट या दक्षिण की ओर मुड़कर दिहांग गार्ज के रास्ते अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां यह नदी दिहांग कहलाती है। क्या कहलाती है, दिहांग, मैंने बताया है इसको। ठीक है, क्या कहलाती है, दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या नाम है, दिहांग कहलाती है, जहां यह नदी दिहांग कहलाती है। ठीक है, एक एक पॉइंट को आराम से समझते चलना है और लिखते भी चलना है, कि लिखना इंपॉर्टेंट भी है और समझना भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिखेंगे तो भी आप रिवीजन दोबारा कर पाएंगे। देखो मैंने इसको लिखा क्या है, मैंने देखो
में मेरा टॉपिक पढ़ने से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक रहता है। जैसे कि मैंने जब आपको हिमालय पढ़ा रहा था तब मैंने आपको हिमालय की चोटियों से संबंधित 2 अलग से क्लास ली थी, जो भी हैं उनको पता है। वहाँ पे मैंने बताया था कि जो है नमचा बरवा किसका पार्ट है दोस्तों? तो ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। नमचा बरवा दोस्तों क्या है, ये तिब्बत में है, और तिब्बत में दोस्तों क्या है, ये है ना, ये एक चोटी है, पहाड़ी है। वहां तक जब ये नदी पहुंचती है तो नमचा बरवा के बाद दोस्तों क्या होता है, ये एक टर्न हो जाती है। यानी ये क्या होती है, पहले इस तरीके से पूरब दिशा की ओर बह रही है, इस तरीके से तिब्बत से यहाँ निकली, यहाँ से तिब्बत से निकली यहाँ से, और इस तरीके से पूरब दिशा के ऊपर, और यहाँ पर दोस्तों नमचा बरवा पर्वत होती है, और वहां से ये क्या करती है दोस्तों, ऐसे टर्न हो जाती है। ऐसे क्या होती है, इस तरीके की दक्षिणी की ओर टर्न हो जाती है। और जब टर्न होती है तो क्या होता है दोस्तों, यहीं पर अब ये जाती है तो यहीं पे एक गार्ज बनाती है, दिहांग गार्ज। मैंने बताया ये दिहांग गार्ज के रास्ते क्या करती है दोस्तों, भारत में प्रवेश करती है। और सबसे पहले कौन सा राज्य पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश किया। अरुणाचल प्रदेश जब प्रवेश करती है, ठीक है, जहां, और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद, और इसका अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम है दोस्तों, तो जहां यह नदी दिहांग कहलाती है, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग है। ठीक है, तो समझ गए ये पॉइंट को इस तरीके से, ठीक है, समझते भी चलना है। तो ये हो गया दिहांग गार्ज। इसके बाद ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे इसकी के आगे, अगला पॉइंट इसके आगे, इसके पश्चात यह असम घाटी में, यह असम घाटी में, असम घाटी यानी असम में आती है, असम घाटी में प्रवेश करती है, एकदम लेह में लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। और इसके पश्चात ये असम घाटी में प्रवेश करती है, यानी असम में है जहाँ, असम घाटी में प्रवेश करती है, जहाँ पर दिबांग नदी, कौन नदी, दिबांग नदी इसमें आकर मिलती है, दिबांग नदी इसमें आकर मिलती है, किसमें, दिहांग, जब जहाँ पे दिहांग नदी जब से कहाँ पर आती है, असम घाटी में। और असम घाटी में जब असम में ही दोस्तों क्या होती है, एक दूसरी नदी इसी के बाएं तट की, मैंने अभी बताया सहायक नदी दिबांग, बाएं तट की सहायक नदी क्या होती है, इसमें आकर मिलती है, कौन सी, दिबांग नदी इसमें आकर मिलती है। मिलने के बाद और मिलती है, और इनकी संयुक्त धारा, और इनकी संयुक्त धारा, किनकी, दिबांग और किसकी, कौन सी, जो दिहांग, दोनों नदी, इनकी संयुक्त धारा, इनकी संयुक्त धारा क्या कहलाती है, ब्रह्मपुत्र कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्रह्मपुत्र कहलाती है। यानी इसका ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ पड़ा, असम में, ना तो ये अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र कहलाती है, ठीक है। इसका कहाँ नाम, जब इसमें दिबांग नदी आकर, दिहांग में जब दिबांग नदी, दिहांग जो है रिवर जो है, जब दिबांग में आकर मिल जाती है, तब ये जाके क्या होती है, तब ये क्या, ब्रह्मपुत्र कहलाती, तो ब्रह्मपुत्र कहलाती है, ठीक है, कहलाती, ठीक है, ब्रह्मपुत्र कहलाती। तो इसको समझेंगे। देखो मैंने कहा जब अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या करती है, असम में प्रवेश करती, कहाँ पे, असम घाटी में प्रवेश करती, ठीक, बात समझ में कोई दिक्कत नहीं। जहां पर दिबांग नदी दोस्तों क्या है, इसकी सहायक नदी है, एक बाएं तट की सहायक नदी, जो क्या है, इसमें आकर जब मिल जाती है, कहाँ, असम घाटी में। जब दोनों मिल गई, दोनों को मिलने के बाद एक संयुक्त धारा बन जाती है। इसी संयुक्त धारा का नाम दोस्तों, जब दिहांग और दिबांग दोनों मिल जाती है, दोनों की मिलने के बाद जब एक संयुक्त धारा आगे की ओर बढ़ती है, तब उसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। तो आज वास्तव में जो ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ पड़ता है, असम राज्य में पड़ता है, ठीक है, इस चीज को भी याद रखना है। तो ब्रह्मपुत्र कहलाती, ये बात हो गई, ठीक है। चलिए लिखिए, फिर हम ऊपर से मिटा लेंगे, क्योंकि नीचे एक बड़ा पॉइंट लिखना है, इसको मिटा लेंगे फटाक से। ठीक है, मिटा लूं, चलिए ये हो गई बात हमारी इसकी। अब अगला लिखेंगे। देखो असम में एक स्थल है धुबरी, असम में एक स्थल है धुबरी, उसको लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पॉइंट ऐसा है जहां से क्या होती है, नदी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। लिखेंगे पहले, फिर हम बात करेंगे इस पर, ठीक है। अगला पॉइंट है धुबरी के निकट, धुबरी तक यह नदी, धुबरी तक
यह नदी तक यह नदी, धुबरी तक यह नदी पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। समझेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ। धुबरी तक यह नदी पश्चिम की ओर, पहले इसको पढ़ लिखेंगे फिर लिखेंगे, फिर समझाऊंगा मैं इसको। धुबरी तक यह नदी पश्चिम की ओर बहती है, बहती है। इसके पश्चात दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है, प्रवेश करती है। तो इस पॉइंट को समझेंगे, पहले लिखेंगे फटाक से, फिर मैं इस पॉइंट को समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो लिखें, पॉइंट को लिखो, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना। अब इसको समझेंगे। देखो, मैं एक पॉइंट बनाता हूं। ये असम घाटी है, ठीक है, ये असम घाटी है। जब ये देखो, ये दिहांग से आई, असम घाटी में आ गई, असम घाटी यहाँ है, ठीक है, असम घाटी। तो असम कहाँ है? ये दिख रहा है पूरब की ओर है, क्योंकि ये हमारे भारत का तो पूरब की ओर। इसके बाद ये नदी इस तरीके से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ये नदी पश्चिम की ओर बह रही, असम पूरब से इधर, असम घाटी से इधर की, और यहाँ पे प्लेस होता है धुबरी, ठीक है, धुबरी। इसके बाद ये नदी क्या होती है, यहाँ से दक्षिण की ओर ऐसे हो जाती है। दक्षिण मतलब इसके जब ये दक्षिण की ओर इधर होती है तो यहाँ पर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट को समझते चलेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, आसान है। वहां से निकली असम घाटी से ये नदी पश्चिम की ओर बहती है, निरंतर बहती चली जाती है। और धुबरी कहाँ? असम में ही प्लेस है धुबरी के बाद ये क्या होती है, असम के बाद में ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो यही मैंने लिखाया है, ठीक है, पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, जब बांग्लादेश में प्रवेश कर गई तो बांग्लादेश में इसका क्या नाम होता है दोस्तों? बांग्लादेश में इसका क्या नाम होता है, ठीक है, बांग्लादेश में इसका क्या नाम होता है? तो बांग्लादेश में लिखेंगे अगला पॉइंट, बांग्लादेश में यह जमुना कहलाती, क्या कहलाती? जमुना नाम से, ठीक है, जमुना कहलाती है। तो बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये पॉइंट भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, मैं तो समझा ही चुका हूं कल भी, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखेंगे, बांग्लादेश में यह गंगा के साथ गंगा किस नाम से जानी थी बांग्लादेश में? तो पद्मा के नाम से। मैंने सारा कुछ पढ़ाया है, ठीक है। बांग्लादेश में यह गंगा के साथ मिलकर, बांग्लादेश में यह गंगा के साथ मिलकर, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र, क्या नाम है? गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा भी है। गंगा ब्रह्मपुत्र नामक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है ना। तो कौन नदी? दो नदियां हैं, दो नदियां जो हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, दोनों नदियां मिलकर क्या करती है? एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। उसी को गंगा ब्रह्मपुत्र नाम डेल्टा भी कहा जाता है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक। तो ये हो गई। और इसके बाद क्या होती है जब ये दोनों नदियां मिल जाती है? ये तो मैंने पॉइंट क्या है, ये पॉइंट मैंने जो अभी बता रहा हूं, ये पॉइंट मैंने गंगा नदी के बारे, गंगा नदी जब पढ़ाया उसमें लिखाया था, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, बट यहाँ पे भी क्या होता है, जब ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, दोनों मिलने के बाद इनकी संयुक्त धारा जब आगे बढ़ती है तो देखो, जैसे इधर से, देखो मेरी बात को समझें, जैसे इधर से क्या हो रहा है, गंगा आ रही है, ये बांग्लादेश में आ गई, ठीक है। तो जब बांग्लादेश में गंगा आती है तो क्या कहलाती है? जैसे मान लो यहां तक ये भारत में है गंगा, ठीक है, और इसके बाद ये बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसका क्या नाम होता है? पद्मा,
ठीक है, पद्मा कहलाती है गंगा, मैंने पीछे पढ़ाया है, ठीक है। और इधर से मान लो क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, जो मान लो यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश कर गई, ठीक है। और जब ये दोनों मिल जाती है, दोनों मिलने के बाद क्या होता है, दोनों की संयुक्त धारा आगे बढ़ती है, और किस नाम से आगे बढ़ती है, मेघना नाम से, मेघना नाम से। तो ये दोनों की संयुक्त धारा मेघना नाम से आगे बढ़ती है, और बंगाली खाड़ी में किस नाम से गिरती दोनों नदियां, मेघना के नाम से, ठीक है। ये चीज है, ये मैंने जो जब गंगा नदी तंत्र पढ़ाया था तो उसमें लिखा है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे नहीं लिखा रहा हूँ, ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझ गया होगा। इसमें मैं एक चीज समझाऊंगा आपको, बट मैं इस पॉइंट गंगा नदी के सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में एक पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं, बट आपको इसमें बस थोड़ा सा लिखेंगे, बस उसके बाद नहीं, ठीक है। तो चलिए ये लिख लिया, मैं इसमें एक अच्छी सी चीज समझाने वाला हूं, जो शायद आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, कोई यूट्यूबर नहीं पढ़ाते हुए मिलेगा आपको, शायद ही कोई पढ़ा रहा हो, ठीक है, जो पॉइंट मैं बताने वाला हूं, ठीक है। पहले मैं पॉइंट लिखूंगा, फिर मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा आपको, बहुत आराम समझेंगे मेरी बात को, बहुत ही आराम से, ठीक है। एक तो ये तो और है, ठीक है। चलिए तो पॉइंट पहले लिखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी लिखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित नदी का उदाहरण है, गुम्फित नदी का उदाहरण है। इसको समझेंगे क्या है ये गुम्फित नदी, है ना। ये मैं बता रहा हूं, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, कोई आपको पढ़ाते हुए नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का किया हुआ सारी चीजें, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित नदी का उदाहरण है, मतलब गुम्फित नदी क्या होती है, देखो समझेंगे, इसको डायग्राम से समझेंगे, मैं आपको समझाता हूं। फिर पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, फिर आपको समझना है इस पे। जैसे कि ये मान लो इस तरीके की ये नदी है, मान लो ये नदी का इस तरीके से ये अपवाह तंत्र है, इस तरीके से ये नदी बह रही है, ठीक है, नदी है। और इसमें क्या है दोस्तों, ये मान लो पानी बह रहा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पानी बह रहा है इसमें, नदी, ये पूरी नदी है, ये नदी का मैंने आपको एक बेसिन बना दिया, ठीक है, ये बना दिया। क्या होती है, नदियां अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं दोस्तों, लेकर आती हैं अवसाद, और अवसाद क्या करती है दोस्तों, ये नदी जमा करती है, नदी जमा करती इस तरीके से, नदी इस तरीके से ये अवसाद जमा कर देती है, ठीक है, इस तरीके से ये क्या करती है, अवसादों को जमा कर देती है ये नदियाँ, ठीक है। ये नदी इस तरीके से अवसाद को जमा करती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने रास्ते में अपने साथ क्या हो, अब हिमालय से निकली, हिमालय के बाद दोस्तों हिमालय से निकलते हुए क्या होती है दोस्तों, हिमालय से कटाव छटाव करती है, कटाव छटाव के बाद क्या होती है, अपने साथ अवसाद लेकर आती है, अवसाद क्या होती है, रास्ते में जमा करती है, और ये रास्ते में इतना ज़्यादा अवसाद जमा कर देती है कि इनसे डेल्टा का निर्माण हो जाता है, छोटे छोटे डेल्टाओं का निर्माण हो जाता है, छोटे छोटे, ठीक है। अब जैसे ये मान लो ये डेल्टा है, इनका निर्माण कर दिया, यहाँ जमा कर दिया, और फिर क्या होता है नदी, ये नदी क्या होती है, जब यहाँ से आती, जब इन डेल्टाओं के पास आती है तो क्या होती है, ये नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है। जैसे एक धारा इधर की आ रही है और एक धारा इधर से आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही, आ रही कि नहीं आ रही, यानी जब ये डेल्टा के पास आती है इस भाग में, तो क्या होती है, ये नदी जो है दो भागों में बढ़ जाती, दो भागों में बढ़ जाती इस तरीके से, ठीक है, दो भागों में बढ़ गई। अब इधर देखेंगे, यहाँ भी डेल्टा है, तो यहाँ से भी दो भागों में बढ़ गई, ऐसे बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इधर देखो दो भागों में बढ़ गई, ठीक है। अब इसके बाद ये पुनः मिल गई, पुनः मिल गई, पुनः मिल गई, आके दोनों धाराएं बटी और फिर पुनः मिल गई, इसका पानी मिला और फिर आगे कट गई, फिर आगे कट गई, देखो फिर आगे कट गई कि नहीं कट गई, फिर दो भागों में, फिर इधर देखो जब इधर आएगी फिर मिल जाएगी और फिर इधर से दो भागों में बढ़ जाएगी, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, ये इसको समझेंगे, बस खाली लिखा देता मैं, समझ में नहीं आता, इसको समझेंगे। और फिर अंत में क्या होता है, ये आके सब में मिल जाती है, फिर आपस में सारा पानी आके मिल जाती है फिर से, तो इसी को गुम्फित नदी बोलते हैं, इसी को गुम्फित नदी की बोलते हैं। समझ में आ गया, अभी मैं इसको लिखाता तो नहीं समझ में आता, मगर डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि क्या है, नदी आ रही है, अपने साथ अवसाद लेकर आ रही है और रास्ते में अवसाद जमा कर देती है, उन अवसादों के कारण क्या होता है, छोटे छोटे डेल्टाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, जब ये नदी इन डेल्टाओं के पास से आती तो क्या होती, नदी क्या होती, दो भागों में बढ़ जाती है, यानी गुम्फित हो जाती है, गुम्फित यानी दो भागों में पत्रिकाओं में बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद फिर से क्या होती है, अगेन वापस मिल जाती, और फिर आगे किसी डेल्टा का निर्माण की होती तो फिर बढ़ जाती, फिर आगे, फिर इस तरीके से कर, तो इसलिए इसको गुम्फित नदी बोला जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको गुम्फित नदी का उदाहरण बोला जाता है। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया गुम्फित नदी का उदाहरण, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे गुम्फित नदी का उदाहरण कौन सी नदी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेरे गेस्ट वर्क में है कि कभी भी किसी भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी गुम्फित नदी का उदाहरण है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है गुम्फित नदी का उदाहरण,
क्यों? क्योंकि ये डेल्टा का निर्माण इसी नदी पर, तो मैंने बताया माजुली द्वीप, असम में माजुली द्वीप बना है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। कौन सा? माजुली द्वीप, है ना। माजुली द्वीप जो है नदी द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है, माजुली द्वीप के बारे में। ये नहीं पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया तो लिख लीजिएगा यहीं पे, ठीक है, यहीं पे लिख लीजिएगा माजुली द्वीप, ठीक है। और ये कहाँ पर? असम में। लिख लो। चलो मैं इसको अगर कहीं नहीं लिखा है तो मैं यहाँ लिखा देता हूँ। इसकी हेडिंग डालेंगे माजुली द्वीप, माजुली द्वीप, ठीक है, हेडिंग डालेंगे। उसमें लिखेंगे यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप का मतलब समझ रहे हैं, नदी पे बना हुआ द्वीप, ठीक है, जिसको असम सरकार ने 2018 में क्या किया है दोस्तों, क्या किया है, इसको जिला घोषित कर दिया। इतना बड़ा है कि इसको जिला घोषित कर दिया, ठीक है, तो याद रखना। तो यह पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, यह विश्व का सबसे बड़ा, या विश्व का ये डायग्राम बनाने के बाद नीचे लिखिएगा, ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, नदी द्वीप, याद रखिएगा, नदी द्वीप है। एक चीज इस पर टारगेट करिएगा, ये पॉइंट, नदी द्वीप है, ठीक है। और कहाँ पर है ये? असम राज्य में, ठीक है, इसको असम राज्य में है, ऐसे करना है तो ये लिख दो, असम राज्य में। और ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये भी याद रखना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम राज्य में है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये बात हो गई, बस इतना समझ में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। माजुली द्वीप के बारे में से ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। एक तो ये पूछ सकता है फैक्ट के बारे में कि यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, दूसरा किस नदी पर है, तीसरा किस राज्य में है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब ये समझे क्या है, कैसा है, सारी कुछ चीजें, ठीक है। तो अच्छा लगा सेशन? मजा आया पढ़ने में कि नहीं आया? आया ना मजा? तो पढ़ने का यही तरीका और पढ़ाने का भी मेरा यही तरीका है। आपको हर एक चीज़ बहुत आराम से मिलेगा, पढ़ते हुए मज़ा आएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बस आपका एक ही काम है कि अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों को भी करवाएंगे और उनको भी बताएंगे कि दोस्तों इस तरीके के यहाँ से चीज़ें पढ़ाई जाती है, ठीक है। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल से, अभी तो देखो ये फैक्चुअल चीज़ें चल रही हैं, तो इसमें क्या होता है कभी कभी मुझे भी देखना पड़ जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा माइंड में नहीं रहता दिमाग में, ठीक है। मगर फैक्चुअल चीज़ें फिर भी ये जैसे रहती हैं, अब जैसे बहुत सारी चीज़ कॉपी लाइन पर बनाना हो तो वो सारी चीज़ें कभी कभी स्लिप कर जाती। बट जैसे कि अगर हम अभी आपको आपके इसी के आगे और आएगा, अभी आप हम क्लाइमेट पढ़ाएंगे तब आप देखिएगा बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने मेरे साथ। क्लाइमेट जब हम पढ़ाएंगे इंडियन ज्योग्राफी का, तो आपको मैं बता रहा हूँ कहीं आपको अगर कभी जिंदगी में क्लाइमेट नहीं समझ में आया, मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा ना कि आपको क्लाइमेट आराम से समझ में आएगा। बस आप बने रहें मेरे साथ, मैं गारंटी दे रहा हूं कि ज्योग्राफी जो है आपके नसों में खून की तरह दौड़ाऊंगा मैं दोस्तों, खून की तरह सर्कुलेट होगा। आप किसी को भी बैठा के कभी भी ज्योग्राफी कोई पूछेगा, नींद में भी उठ के पूछेगा ना, तो आपको बता देंगे आप, ठीक है, कि हाँ ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाएंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप बने रहें, आप लोग देखते रहें वीडियो को, ठीक है, और दोस्तों को शेयर करते रहें, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप जो चाहेंगे। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइएगा, कोई भी हेल्प हो, किसी भी तरीके का नोट्स, मान लो हिस्ट्री का कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप वहाँ पर भी मुझे क्लिप भेज सकते हैं डाल के मुझे। मैं आपको अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी ये जो रिवर वाला जो सिस्टम है जैसे ही ये खत्म होगा इसके बाद फिर मेंस का मैं कुछ क्वेश्चन डेली कराऊंगा, टॉपिक के साथ साथ कराऊंगा, ठीक है। मेंस के टॉपिक में फिर आपको मेंस का एक एक क्वेश्चन आपको देता रहूंगा, दिखाऊंगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, यूपीएससी या यूपीपीसीएस में या बीपीएससी में, किसी में भी पूछा गया है मेंस में, मैं वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके लिए बेफिक्र रहें, अभी मैं सारा कुछ प्लान करूँ, बस अभी कुछ थोड़ा बहुत आप पढ़ लें, पहले आपको कुछ नॉलेज हो जाए, फिर आपकी इसके बाद मेंस लिखना शुरू किया जाता है, ना कि पहले मेंस शुरू किया, पहले कुछ पढ़ लें, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कल मिलेंगे, तब तक के लिए। अब कल छुट्टी है, कल तो संडे, कल नहीं पढ़ेंगे, परसों हम लोग बात करेंगे, तो परसों हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, जय हिंद दोस्तों।